तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आज का जो टॉपिक है वो मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगता है बच्चों को, और है भी अटपटा सा। क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे आपको तरीका अगर याद होगा कर तो कर ले जाओगे, और अगर आपने नहीं तरीका पढ़ा है उसका तो फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज, द्विपद गुणांक एवं उनके गुण। टॉपिक डाल दीजिए बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम पढ़ेंगे द्विपद गुणांक एवं उनके गुण। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हम जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम में जो वो NC0 n है ना, और NC1 ऐसे करके जो आते हैं, ये आपके जो है वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो पहले तो हम इन्हीं की वैल्यू लिख देते हैं कि द्विपद गुणांक जो है वो क्या होते हैं। तो लिख लीजिए इसमें सबसे पहले x + a⁴n इज इक्वल टू, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या x + a⁴n इक्वल टू क्या होता है, NC0 x⁴n + NC1 x⁴n - 1 a + NC2 x⁴n - 2a स्क्वायर। सब जानते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं हम एक बार, है ना। और प्लस ऐसे ही करते करते लास्ट में NCn, बीच में एक जनरल टर्म लिख सकते हैं r + 1th टर्म, और लास्ट में NC1 x⁴ खत्म हो जाता है और a⁴n बचता है। शुरुआत x⁴n से होती है जो एक एक करके कम होता चला जाता है, और स्मॉल a जो कि पहले टर्म में बिल्कुल नहीं होता है, आप उसको a⁴0 भी कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। जनरल फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लास्ट में वो a⁴n पहुंच जाता है। तो इसी में जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में ये चीजें आ रही हैं, NC0 NC1 NC2 और सो ऑन NCn, ये आपके द्विपद गुणांक कहलाते हैं। ठीक है ना। वी नो दैट फॉर पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपका धनात्मक पावर है तो उस केस में उसका एक्सपेंशन जो है वो इस तरह से खुलता है, और इस तरह से खुलने में फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो यहाँ NC0, NC1, NC2, सो ऑन जनरल NCr, NCr, सो ऑन, लास्ट में NCn इत्यादि, ये आपके जो हैं वो द्विपद गुणांक कहलाते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, नोट कर लीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हम पहले भी जानते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास आज टॉपिक आया है कि द्विपद गुणांक एवं उसके गुण, तो सबसे पहले हमने द्विपद गुणांक क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए। अब देखिए इनको क्या करा जाता है, जब n हर एक में है तो शॉर्टकट में केवल C0 C1 से भी निरूपित कर लेते हैं, तथा शॉर्ट में C0, C1, C2, सो ऑन Cr, सो ऑन Cn से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना। ये केवल उसके लिए है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों सबके ऊपर एक ही चीज है। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, जैसे सब जगह n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2, वो डिपेंड करेगा पावर क्या है, उस हिसाब से क्या आया है, वो भी हो सकता है। तो इसलिए जहां जरूरत पड़े तो आप लगा लें, है ना। जैसे जब उसकी जरूरत पड़ रही है या उसके न लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है तब उसको लगा लिया जाता है, और नहीं तो सिंपल ऐसे काम चलाया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि सिंगल वेरिएबल पे काम करना है मुझे, x और a नहीं चाहिए, तो 1 + x⁴n भी फेमस है, तो जरा उसके लिए भी लिख लें हम, देखें क्या होता है। सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 और a की जगह x इन फर्स्ट, इसी इक्वेशन में अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह 1 और a की जगह x, तो 1 + x⁴n, इधर NC0 x⁴n का मतलब 1 खत्म, प्लस NC1 x खत्म, a की जगह x, प्लस NC2 इसमें x² प्लस सो ऑन NCn x⁴n। शॉर्ट n1 ना लगाओ तो C0 + C1x प्लस C2x² प्लस सो ऑन प्लस NCn x⁴n, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन भी बाइनोमियल थ्योरम का ये फॉर्मेट भी लिखा जा सकता है। ये दोनों चीजें जो है वो आप एज ए फॉर्मूला ध्यान रखें,
इसको तो ये आपने रटा ही रटा है, ठीक है ना। इसको बस इतना ध्यान रखें कि अगर हम a की जगह x रखते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट पहले वाले में c0, दूसरे में c1x, ये सिंगल पावर में आएगा, फिर ये और डबल पावर, ऐसे करके पावर बढ़ती चली जाएगी। जनरल टर्म अगर लिखना है आपको तो वो r प्लस 1x टर्म हो जाएगा, उसमें CRx टू द पावर r आ जाएगा, प्लस सो ऑन। इसको भी मतलब एज ए फॉर्मूला आप ध्यान रखिए थोड़ा, या अगर नहीं याद करना चाहते हैं तो इससे सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो द्विपद गुणांक हैं उनमें इसकी भी यूज पड़ेगा, ये 1 और 2 एज ए फॉर्मूला यूज किए जाएंगे आपको। बाकी अदरवाइज जो NC0 यहाँ है वही NC0 यहाँ है, जो NC1 यहाँ है वही NC1 यहाँ है, जो NC2 C2 है, C2 है, C2 है, द्विपद गुणांक इसमें भी है और द्विपद गुणांक इसमें भी है, जिसमें जब जहां जरूरत है हम कर लेते हैं, तो इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है हमको। अब बात आती है द्विपद गुणांकों के गुण। इसके ऊपर 3 थ्योरम है बेसिकली, तो वो एक एक करके हम तीनों थ्योरम देखते हैं, और मेन फॉर्मूला जो हमारा अब बन जाता है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है, ठीक है ना। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए द्विपद गुणांकों के गुण, द्विपद गुणांकों के गुण, और इन गुणों में पहले हम ये फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला तो आपका यही वाला चलेगा। अब तो जरा आप लिख दीजिए वी नो दैट, इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी रहती है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस सो ऑन CRx टू द पावर r प्लस सो ऑन CNx टू द पावर n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थ्योरम 1 डाल दीजिए आप। बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ये जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन के, इस तरह के जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको करने में। और मैं क्वेश्चंस बता दूं आपको कि ज़्यादा वैरायटीज नहीं है, लेकिन जो भी हैं क्वेश्चंस थोड़ा सा मतलब अटपटे से लगते हैं, क्योंकि उनका कोई ऐसा तरीका नहीं होता जिसपे आप अपना लॉजिकल माइंड लगा लो ज़्यादा, मतलब लॉजिकल माइंड की बजाय थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है, एडजस्टमेंट टाइप का लगता है कि पहले से पता है तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको अजीब सा लगेगा। देखिए पहला जो थ्योरम होती है वो ये होती है कि डाल दीजिए द्विपद गुणांकों का योग 2 टू द पावर n होता है। इसका मतलब अगर मैं C0 केवल C0 C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn ले लूं तो ये 2 टू द पावर n होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा और दिमाग में रखिए, फॉर्मूला इस तरह से दिमाग में रखिए, और हम अब इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे किया जाए। प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, C0 C1 C2, यहाँ पे C0 C1 C2 लाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि x स्क्वायर ये जो है ये एक्स्ट्रा में आ रहा है ना, यही प्रॉब्लम है बस। अगर हम x की वैल्यू 1 कर दें तो देखिए ये सब 1 1 होकर के गायब हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, ये सेकंड मानी थी ना, सेकंड ही मानो, फर्स्ट सेकंड तो बनाई थी ना, तो वो सेकंड वाली ही नाम रखो, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इक्वल टू 1 अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें तो देखिए लेफ्ट साइड में तो 1 प्लस 1 टू द पावर n हो जाएगा, और इधर C0 प्लस C1 x की वैल्यू 1 प्लस C2 x स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस सो ऑन Cn 1 टू द पावर n, 1 1 ये सब खत्म हो जाएंगे। इधर 2 टू द पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn। आगे देखिए द्विपद गुणांकों का योग जो है वो 2 टू द पावर n होता है। पलट के लिख दीजिए, implies that C0 plus C1 plus C2 plus up to plus Cn is equal to 2 to the power n। जिसने मेथड देख लिया एक बार वो तो बड़ी आसानी से कर लेगा, कुछ नहीं था इसमें, करना कुछ नहीं है। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनमें होता कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं देखा है तो अजीब सा जरूर लगेगा आपको। अब देखिए थ्योरम नंबर सेकंड में क्या है वो देखिए ध्यान से। थ्योरम नंबर सेकंड ये है कि इसमें C0 C1 C2 अप टू Cn है, ठीक है ना। इसमें देखिए ध्यान से, ये आपका जो है पहला पद हो गया, पहले पद का कोफिशिएंट हो गया, है ना। C0 पहले पद का हो गया कोफिशिएंट, C1 दूसरे पद का हो गया, C2 तीसरे पद का हो गया, ऐसे करके जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो द्विपद गुणांक हो गए। इनमें से अगर मैं पहले पद का, तीसरे पद का, पांचवें पद का, ध्यान दीजिए पहले पद का द्विपद गुणांक C0 है, दूसरे पद का गुणांक जो है वो C1 है, तीसरे पद का गुणांक C2 है, चौथे पद का गुणांक जो है वो C3 है, पांचवें पद का गुणांक C4 है। मतलब अगर मैं सम वालों की बात करूं इवन, तो इवन कौन से पद है, T2 T4 ये इवन हुए,
और अगर मैं विषम की बात करूं तो विषम कौन है, विषम पद कौन से हुए, T1 T3 T5 इस तरह से हुए। तो अगर मैं सम पदों के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ले लूं तो सम पदों के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपके C1 C3 C5 इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। और विषम पदों के अगर मैं कोफिशिएंट्स ले लूं के कोफिशिएंट्स, तो विषम पदों का कोफिशिएंट्स आपका C0 C2 C4 ये सब निकलेंगे। समझ रहे हैं बात को आप? कहने का मतलब है C0 C1 खुद में तो उसमें नंबर आ रहा है सम, लेकिन वो है विषम पदों का कोफिशिएंट। और C1 C3 C1 5 में है तो वो विषम अंदर, लेकिन वो है किन पदों के गुणांक, सम पदों के गुणांक। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं सम पदों के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम कर दूं, यानी कि C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन कर दूं, दिख रहा है ये, हाँ ठीक है। और मैं जो है इधर विषम पदों के द्विपद गुणांकों का योग कर दूं C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन, तो ये इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल आती है। और उस इक्वल वैल्यू की वैल्यू कितनी होती है, वो 2 to the power n-1 होती है। बात को समझिए क्या बताया जा रहा है। लिख लेंगे तो वो लिख लेंगे, खैर ठीक है, लेकिन आप उसको समझिए कि क्या चीज बताई जा रही है। पहली बात तो द्विपद गुणांक खुद देखोगे तो आपको ये सम लगेगा, ये विषम, ये सम लगेगा, ये विषम लगेगा खुद में, मतलब जो उसके अंदर नंबर है आर की वैल्यू। लेकिन अब वही बात है, बाइनोमियल में जो आर की वैल्यू होती है वो पद की संख्या नहीं होती है, आर की वैल्यू से पद की संख्या एक ज्यादा होती है। 0 अगर लगा है तो पहला पद है ये। तो विषम पदों के जो कोफिशिएंट्स हुए जाके पहले तीसरे वाले के, तो वो हुए जाके खुद में सम है, और सम पदों के कोफिशिएंट्स खुद में विषम है। इनका सम और उनका सम जो है मिला ये बराबर होते हैं, और दोनों किसके बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू भी 2 to the power n-1 और उसकी वैल्यू भी 2 to the power n-1 होती है। मुझे जरा बताएं आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सम विषम के चक्कर में मतलब वो मत कर दीजिएगा। अक्सर लोग समझ लेते हैं सम पदों के कोफिशिएंट्स यानी कि ये वाले, और विषम पदों के C0 वाले ये वाले, इनको ये सम पदों का समझ लेते हैं और ये विषम पदों का, क्योंकि कुछ खुद में वो विषम है ना। ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप। तो हम अब थ्योरम नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। मैं जब तक स्टेटमेंट लिखता हूं तब तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। अभी मैं मिटा नहीं रहा, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, मुझे फिर से समझाना पड़े। लिखिए इसमें 1 + x to the power n के प्रसार में विषम पदों के द्विपद गुणांकों का योग, द्विपद गुणांकों का योग सम पदों के द्विपद गुणांकों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तथा इनका मान 2 to the power n-1 होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें। विषम पदों के गुणांक यानी कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन इक्वल टू आपके विषम पदों के गुणांक यानी कि C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 2 to the power n-1। ये आप प्रॉपर्टी लिख लीजिए। पहले आशुतोष ऐसा करो और बाकी लोग भी ये लैंग्वेज लिख करके ये स्टेटमेंट डाल दें पहले, और एक बार इसको समझ ले, पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ एक बार और, तब आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाएगा। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। 1 + x to the power n के प्रसार में ये द्विपद गुणांक कौन कौन से हैं? देखिए C0 C1 C2 C3 C4 है। जो पहला पद है आपका T1, उसके अंदर आपका C0 आ रहा है, मतलब पद के नाम से तो वो विषम है, लेकिन उसकी कोफिशिएंट के अंदर जो 0 लगा है वो आपको सम दिखाई दे रहा है, इवन दिखाई दे रहा है। ऐसी T2 टर्म जो है वो खुद में तो इसके अंदर ये सम टर्म हो गया, मतलब इवन है, लेकिन इसके अंदर जो C1 1 लगा है वो विषम है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जो सम पद होते हैं उनके अंदर जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं उनमें विषम संख्याएं आती हैं C1 C3 C5, और विषम जो पद होते हैं T1 T3 है जैसे, उनके अंदर C0 C2 यानी कि कोफिशिएंट्स के अंदर इवन नंबर्स लिखे होते हैं। तैयबा गुड इवनिंग। तो इसमें जो विषम सम पदों के जो कोफिशिएंट्स हैं
और जो विषम पदों के कोफिशिएंट्स है इनका अगर मैं टोटल कर दूं और इनका अलग टोटल कर दूं तो वो टोटल देखिए ये बराबर होता है, और दोनों की वैल्यू जो है बराबर है तो दोनों की सेम सेम वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी होती है, तो वो 2 टू द पावर n-1 होती है। मेरा कहने का मतलब है, आप ये हिंट लिख लीजिए कि ये आपके जो है सम जो किया है ये विषम पदों के गुणांक है, ठीक है। मतलब ऐसा ना समझ ले कोई ये 0 to 4 इवन है तो इवन पदों के गुणांक है ना, ये विषम पदों के गुणांक है। और इस पे ये लिख दीजिए ये कौन से हैं, ये आपके सम पदों के गुणांक हैं। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था आपको, बिल्कुल गहराई से बात समझ लीजिए, आपको सारे भ्रम के द्वार जो हैं वो टूट जाएंगे। अब हम इसका प्रूफ कर लेते हैं जरा। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, या सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें आप x इक्वल टू -1 डाल दें जरा, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 इन सेकंड। तो देखिए 1 - 1 टू द पावर n इज इक्वल टू, तो C0 प्लस C1 -1 प्लस C2 -1 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cn -1 टू द पावर n। ये हो जाएगा C0 C1 प्लस C2 स्क्वायर, नहीं C2 बस माइनस C3 प्लस सो ऑन अप टू, इसका कुछ पता नहीं है, -1 टू द पावर n का क्या बनेगा, n इवन है तो उस हिसाब से जो भी बनता हो वो हमें नहीं पता इसलिए इन जनरल, तो इसलिए हम उसका -1 नहीं सॉल्व कर सकते। इनका -1 तो सॉल्व हो जाएगा, C3 एक और टर्म लिख दो, C3 -1 का होल क्यूब, तो वो माइनस आ गया बीच में। इस तरह से हमने जो है वो इसको सॉल्व करा। अब देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 0 टू द पावर n यानी कि 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है जितने द्विपद गुणांक हैं सबका अब की बार टोटल जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी है। अब इसमें देखिए ये पॉजिटिव है पहला टर्म, तो तीसरा टर्म पॉजिटिव है, ऐसी पांचवा पॉजिटिव होगा, और दूसरा चौथा ये टर्म नेगेटिव है, तो हम इनको एक साइड ले आते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिए अब लिखना इस ऑर्डर में है ना, तो ऐसा करिए C0 को एक मतलब C1 को एक तरफ ले गए लेकिन लिखा उल्टे में है, तो हम लिख सकते हैं C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन, ये सब एक तरफ कर लिए, और जो माइनस वाले थे C1 प्लस C3 प्लस C5 दूसरी ओर ले गए, तो वो सब पॉजिटिव पे बन गए। अब जरा थ्योरम नंबर 1 पे ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको कुछ नंबर जो भी है तो कुछ नंबर डाल दीजिए आप, है ना, जो भी चल रहा हो, हालांकि सेकंड के बाद कोई नहीं बनाई है तो थर्ड ही होगी ये। अब आप ये देखिए कि थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 सबका का टोटल करें हम, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन, सबका टोटल करें Cn तक, तो वो 2 टू द पावर n होता है। यही तो हमने पढ़ा, सारों का अगर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का टोटल करते हैं तो वो 2 टू द पावर n होता है। तो अगर मैं सपोज करिए इसके अंदर से C0 C2 ये सब मैंने एक एक छोड़ के ये इधर कर लिए एक तरफ, और बाकी सब एक तरफ कर लिए, और वो दोनों का सम बराबर है, तो अगर मैं इसको और इसको मिला के टोटल करूंगा तो यही तो बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने एक एक्सप्रेशन के एक एक टर्म उठा के अलग किए, बीच बीच वाले उठा के अलग किए, और दोनों बराबर है, तो दोनों ये बराबर बराबर जुड़ के ही तो ये 2 टू द पावर n आ रहा है। तो इसमें से इंडिविजुअली हर एक की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, जैसे एक चॉकलेट है आपके पास और उस चॉकलेट के आपने 2 बराबर टुकड़े करे, तो हर एक टुकड़े की वैल्यू, ये टुकड़ा एक बना चॉकलेट का, ये टुकड़ा एक बना चॉकलेट का, दोनों बराबर हैं, ये बता रहा है कि दोनों टुकड़े बराबर हैं, तो हर एक टुकड़ा पूरी चॉकलेट का कितना कहा जाएगा, ये आधा हिस्सा ही कहा जाएगा, ये भी आधा हिस्सा कहा जाएगा। समझ आ रहा है आप बात को। और पूरी चॉकलेट कितनी थी, पूरी चॉकलेट ये 2 टू द पावर n थी, तो अगर पूरी चॉकलेट 2 टू द पावर n है तो उसके आधे आधे टुकड़े अगर हमने कर दिए तो हर एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 टू द पावर n by 2, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 2 टू द पावर n by 2। इसको ऊपर ले लीजिए 2 टू द पावर n -1, ये भी ले लीजिए तो 2 टू द पावर n -1, यानी कि हर टुकड़ा, हर ये एक्सप्रेशन 2 टू द पावर n के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। इसे वर्ड्स में लिखना है लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं लिख सकते हम, ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे केवल इतना, बट अकॉर्डिंग, इतना लिखेंगे हम, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरम फर्स्ट इन सबका टोटल 2 टू द पावर n होता है। अतः इस इक्वेशन से, ये थर्ड अगर मानी है आपने, अतः इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन नंबर थर्ड से हम लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ज्यादा सही है,
कह सकते हैं कि इसका पार्ट यानी कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे और उस बड़े चॉकलेट का आधे के बराबर होंगे, यानी कि 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर, ऊपर ले जाइए इसको, 2 टू द पावर 1 तो 2 टू द पावर n माइनस 1। इंडिविजुअली ये दोनों जो है बराबर भी होते हैं और इनका मान जो है 2 टू द पावर n के बराबर होता है, n माइनस 1 के बराबर होता है। यानी कि ये हो गए आपके विषम पदों के द्विपद गुणांक, अर्थात लैंग्वेज में भी लिख दें द्विपद गुणांकों का योग इज इक्वल टू सम पदों के द्विपद गुणांकों का योग इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। थोड़ा सा देखिए कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन अब लिखें कैसे, उसे समझाएं कैसे, तो समझ में तो आ सकता है, बाकी लिखना तो आपको डायरेक्ट ही पड़ेगा। हालांकि दोबारा आप इसको नोट्स में पढ़ेंगे अपने तो बड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है फिर से अटक जाएं आप, तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में भी साइड में कहीं पर कोई एग्जांपल से समझा के, जैसे मैंने चॉकलेट वाला एग्जांपल दे दिया, या कुछ आप जो भी सोचना चाहें उसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। कभी कभी ऐसा होता है कंसेप्ट सिंपल होते हैं लेकिन चूंकि पूरी तरह से वो लिखे नहीं रहते हैं बुक्स में या नोट्स में, तो इसलिए वो समझ में आने में दिक्कत कर देते हैं। तो हम अब थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। चलिए थ्योरम नंबर 3 पे आइए। द्विपद प्रसार में प्रारंभ से तथा अंत से बराबर दूरी पर तथा अंत से बराबर दूरी पर लिख लीजिए, बराबर दूरी पर स्थित पदों के द्विपद गुणांक बराबर होते हैं। अच्छा 8:15 हो चुका है, तो मैं आज ये तीसरा थ्योरम ही करा देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसकी कल करा दूंगा आपको, ठीक है। बस लास्ट देख लीजिए। देखिए मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ इससे आपका थ्योरम नंबर 2 भी थोड़ा और समझ में आ जाएगी और थ्योरम नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगी। आप ये देखिए, जब हम जैसे C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन अप टू Cn होता है, तो मैंने आपको बताया था C0 की वैल्यू NC0 की वैल्यू निकालें तो 1 आती है और NCn की वैल्यू भी 1 आती है। मैंने बताया था आपको C1 की वैल्यू जो है वो, जैसे अगर n जैसे 5 लगाया रेक में, तो 5Cn की वैल्यू 5 आएगी, तो इधर से इसके पिछले वाला जो निकालेंगे Cn माइनस 1 वो भी आपका 5 आएगा। कहने का मतलब है इधर से जो टर्म होती है इधर वाली और इधर से जो टर्म होती है इधर वाली, वो जो है आपस में बराबर, जैसे इधर पहला तो उधर पहले के बराबर, दूसरा तो दूसरे के बराबर, तीसरा तो इधर से तीसरे के बराबर। तो देखिए अगर मैं एक एक छोड़ के इसको और इसको और इसको उधर से ले लूं और दूसरा 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 जो ऐसे ले लूं, तो वही जो बराबर बराबर वाली टर्म है वो 2 भागों में बढ़ जाती है और हमारी थ्योरम नंबर 2 बन जाती है, जो पीछे हमने पढ़ी थी कि सम पदों का और विषम पदों के कोफिशिएंट्स का सम बराबर होता है। क्योंकि देखिए पूरी सीरीज में इक्वल इक्वल टर्म है, 2 2 के पेयर है, ये 1 है यहाँ तो ये 1 यहाँ है, ये 5 यहाँ है तो ये 5, तो जब हम अलग अलग करते हैं इनको इवन ऑड अलग अलग कर लेते हैं, तो एक 5 एक तरफ पड़ जाता है और एक 5 दूसरे के रेंज में चला जाता है, एक 1 एक तरफ आ जाता है तो दूसरा 1 दूसरी तरफ चला जाता है। तो विषम पदों के गुणांकों का योग और सम पदों के गुणांकों का योग वो बराबर आ जाते हैं। समझ गए आप, थ्योरम नंबर 2 भी आपकी क्लियर हो गई। और 3 में क्या है, शुरू से लास्ट से बराबर होते हैं, ये तो हमें प्रूफ करना ही करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे शुरू में याद करिए हमने पढ़ा था कि अगर प्रारंभ से r+1वां पद निकालना है, प्रारंभ से r+1वां पद निकालना है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है tr+1, यानी कि NCR और इतना इतना इतना, ठीक है। और अगर अंत से r+1वां पद निकालना है, अंत से r+1वां पद, तो वो प्रारंभ से ही कर लिया जाता है और प्रारंभ से n-r+1वां पद कर लिया जाता है। याद है आपको ये चीज? तो देखिए प्रारंभ से r+1वां पद ये है और अंत से बराबर दूरी पर, तो अंत से भी r+1वां पद क्या होगा, तो ये प्रारंभ से इतना हो जाएगा और उनके गुणांक जो है वो बराबर होते हैं। ये चीज चाहिए मुझे। अब देखिए मैं यही चीज निकालता हूँ,
प्रारंभ से r प्लस वन पद क्या होता है? वैसे तो NCR और x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर होता है, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है? NCR। तो देखिए प्रारंभ से r प्लस वनवा पद, वे पद, यानी कि ब्रैकेट में TR प्लस वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। TR प्लस वन का द्विपद गुणांक अगर निकाला जाए तो वो द्विपद गुणांक होता है NCR। ये देखिए ये TR प्लस वन का ये फॉर्मूला है ना, इसका द्विपद गुणांक क्या है? NCR है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे। ये तो तुरंत निकल आया। अब अगर हम निकालें अंत से r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक इज इक्वल टू, तो इसको भी हम क्या करेंगे? प्रारंभ में कर लेते हैं। प्रारंभ से और क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n माइनस r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक। अब देखिए TR प्लस वन का द्विपद गुणांक NCR था, वन अलग किया, R जो है वो यहाँ पुट कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं प्रारंभ से n माइनस r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक यानी कि TN माइनस r प्लस वनवा पद का निकालना है, तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के NC और R की जगह क्या रखेंगे? वन अलग करिए और बचा क्या? n माइनस r, तो NC n माइनस r। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही लाइन समझने की है और मुझे बताइए आप कमेंट करके कि समझ में आई ये लाइन या नहीं, या मैं दोबारा बताऊं। वन हटा के जो r बचता है वही रख देते हैं, तो यहाँ पे भी वन हटाया मैंने, बचा क्या? n माइनस r, तो वही r की जगह n माइनस r रख दिया। तो ये प्रारंभ से n माइनस r प्लस वनवें पद का हो गया, या अंत से r में प्लस वनवें पद का गुणांक हो गया। अब देखिए ये हमने पहले ही पढ़ा है थ्योरम, जब हमने NCR के बारे में पढ़ा था कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। फैक्टोरियल नोटेशन, बाइनोमियल थ्योरम का पहला लेसन जब पढ़ा था, हमने कहा था फैक्टोरियल नोटेशन और NCR के बारे में जान लेते हैं आज। तो उस टाइम पे ये मैंने बता दिया था आपको, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। फिर से विशाल, फिर से बताइए शुरू से देखिए। जैसे मान लिया सपोज करिए T1 T2 ये टर्म है बाइनोमियल के, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 सो ऑन। इसमें जो जनरल टर्म होता है कोई भी, तो उसका द्विपद गुणांक NCR होता है, ये हमें पता है। तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैंने एक बार तो क्या किया, प्रारंभ से निकालना था, तो प्रारंभ से और अंत से उतने ही नंबर पे जो पद आता है बराबर होता है। तो मैंने प्रारंभ से r प्लस वनवा पद ले लिया जनरल टर्म, तो उसका द्विपद गुणांक NCR होता है, वो तो हमने लिख दिया। अब अगर अंत से हम उसी पद पे चलें, जैसे यहां से हम पांचवें पद पे गए तो अंत से भी पांचवें पद पे आना है, तो उसके लिए हमने पहले एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था कि अंत से r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक इज इक्वल टू प्रारंभ से n माइनस r प्लस वनवें पद का। ये देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, एक्सरसाइज 1 में हमने इसे किया था। अगर वो पुराना याद नहीं है तो फिर मुश्किल आएगी, आप जाकर के फिर से वो वीडियो देख लीजिएगा या नोट्स आपके बनाए तो उसमें देख लीजिएगा। तो प्रारंभ से n माइनस r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक, और n माइनस r प्लस वनवें पद के लिए हम क्या रखेंगे? वन छोड़ के n माइनस r रख देंगे। तो NC r जैसे था तो NC और r की जगह यहाँ पे जैसे r आ जाता था, तो यहाँ पे क्या n माइनस r आ गया, ये चीज आई है। तो मुझे प्रारंभ से उतने पद का, उतनी ही दूरी पर पद का द्विपद गुणांक वो मिल गया, और अंत से उतनी ही दूरी पर स्थित पद का द्विपद गुणांक ये मिल गया। बट NCR और NCR माइनस R, बट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी तो बराबर होंगे। अतः प्रारंभ से r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक इज इक्वल टू अंत से r प्लस वनवें पद का द्विपद गुणांक। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। राइट साइड बराबर है अगर, तो लेफ्ट साइड भी बराबर ही होंगे। इस तरह से हमारी ये तीनों थ्योरम प्रूफ होती हैं। और मेन बात है, आप इस केवल स्टेटमेंट मत याद करिए इनको समझिए कि ये क्या बता रहे हैं मुझसे, ठीक है ना। तो जैसे फिल्में नहीं देखते हम कि फिल्म में खुद ही अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसके बाद ये होगा या ये हुआ है तो इसका मतलब ये होगा, वैसी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई करिए, वैसा ही दिमाग अप्लाई करिए, तो ये चीजें आसान लग पाएंगी आपको। ये फिर यहाँ पे ये खत्म करते हैं हम, ठीक है। प्लेलिस्ट मुझे मैसेज करना रजनीश, अगर न मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलिए तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, और अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करेंगे हम। कल ही आपके सेकंड एक्सरसाइज का भी पार्ट
खत्म हो जाएगा। फिर 1 दिन की क्लास और बची रहेगी और आपका ये बायनोमियल थ्योरम ही खत्म हो जाएगा। 2 दिन लगेंगे आपको बायनोमियल थ्योरम खत्म होने में। कल मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।